एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रिव्यूज हैं। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं क्या कहते हैं आप। जी मैं सोच रहा भी अनुपमा के लिए इन जैसे औलादों से बजाय औलाद ना हो ही अच्छा बेहतर होगा, अच्छा होगा। ये नाशुक्र है, एहसान फरामोश, बदतमीजी, घटियापन, नालायक और क्या कहें। अभी डिक्शनरी में भी शब्द नहीं मिलेगा ये सब। लेकिन जितना दोषों ने हरकतें की, उसने अपनी माँ से भी कोई कम नहीं की। उसने माँ को ही अंदर डाल दिया था, वो भी यूएस में जेल में। और ये लोग अपने माँ बाप को ही जान में आ जाते हैं। ये लोग उन्हें पहले ही समझाया था, ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग नहीं सुधारेंगे, नहीं कुछ भी नहीं। माय डियर टीना, जब अनुपमा अपने आप पे आती ना, किसी और को भी किसी का भी लिहाज नहीं करेगी, बैंड बजाएगी वो। तो तुम लोग क्या चीज़ हो। और दूसरा, जो वफादार इंसान है पराग जी का, उसका गलती नहीं है। ये हमेशा गौतम किसी का जख्मी या उसके मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा हमेशा उठाता है और बस अंश पे दिखाता है। उसको पता चल गया है, राही को पता ही चलेगा, मुझे भी, हम सबको पता चले गया है कि ये जो आंखों से वो उससे धमकी दे रहा था, तभी वो ऐसे निकला। पर इसमें पराग जी की सिर्फ एक बड़ी गलती है कि गौतम को घर में रखा। अगर वो निकाला जाए, उन्हें परमानेंटली हमेशा के लिए वो जेल में सड़ता रहेगा, तभी वो मिलेगा उसको। नहीं तो ऐसे ही होगा। अभी दिवाकर के बारी है, सोच रहा है वो कुछ नहीं कर पाएगी अनुपमा। उसकी खुद की नस तो उसके साथ है, उसके पास है। उसकी दुखती रस है तो उसके पास है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। सोचते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। इन लोगों को समझ आना चाहिए कि जब अपने आप, फिर से कहती हुई, जब अपने आप पे आती है तो वो बैंड बजाएगी, वो किसी का रियाज नहीं करेगी। दुखती नस तो पकड़ेगी तो कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी पत्नी उसको दे देंगे, उसको बैंड बजाएगी उसका। अब मुझे तरस आता है बाकी पर। हर इंसान दूसरी मौके मिलना चाहिए, उसके तो बहुत मौके मिले हैं, लेकिन जब अकेलापन काटता है तो आपको कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा को अभी भी यकीन नहीं है कि ये दोनों सुधर गए। और लेकिन शायद उनमें से किसी को, शायद बापू जी कह रहे हैं या कोई तो कह रहा है कि जो है वो दोनों सुधर गए, लेकिन अनुपमा का मन मानने को रेडी नहीं है कि अर्जुन और टीना इतनी जल्दी सुधर भी सकते हैं। और उसका कहना सही था कि मेरे अपने खुद के बच्चे ऐसे ही हैं। मैं इनकी बच्चों की आँख जो है और हाव-भाव सब बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, कि कौन कब सच में पछतावा कर रहा है और कौन इस वक़्त झूठ बोल रहा है, वो अनुपमा बखूबी जानती है। अगर टीना और इन्होंने, अर्जुन ने गरम-गरम खाने की बजाय अपना ठंडा करके खाना खाया होता ना, तो आज इनका मुँह नहीं जलता।
पर उनको तो इतनी जल्दी हो रही थी ना कि प्रॉपर्टी और ये सब अपने नाम करने की, तो करो और भुगतो फिर। और बीजी का अनुपमा के सपने में आना कि जो है ये लोग मुझे हमें मार डालेंगे, हमें बचा ले पुत्र भी मतलब उसको लग तो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। और उधर जब अगले दिन ये दोनों उसको धमका रहे हैं कि तुमने हमें जो है हमारे नाम कर दो, सब कुछ है ये कर दो, बाप रे बाप। लेकिन और वो कह रहे हम इनको मतलब रात से पानी तक की एक बूंद, इतने भैया निर्दयी बच्चे भी हो सकते हैं सच में, कि जो है अपने माँ बाप को एक घूंट पानी के लिए भी दरसा दे। और अर्जुन अपने बाप का गला दबा रहा है। सच में कलयुगी बच्चे ऐसे होते हैं। देख लिया भाई। और कि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, ये कर दो। अरे बाप रे, अरे कल को जब ये लोग नहीं रहेंगे तब भी सब कुछ तुम्हारा ही होगा। हैं? और जो है लेकिन इतना सब्र है कहाँ किसी में। उसके बाद जो है ये लोग जो आज अनुपमा ने भी बोला कि ये अपना सब कुछ इनके नाम कर दें और कहीं चले जाएं, और उसके बाद ये कहीं वहीं कहीं मंदिर की सीढ़ी पे पड़े रहें और मर जाएं। बिल्कुल सही। और जब ये लोग दरवाजा बंद करके बाहर आए हैं और उसके बाद जो इनके टीना के और उसके गाल गाल पे अनुपमा ने जो अपना थप्पड़ मारा है ना, वो तो था ही मजेदार, बहुत मजेदार था। उधर गौतम ने अपनी दूसरी चाल खेल दी है। अभी किसी और को अपना किया धरा किसी और के पर डाल दिया है। और ये बात जब वो प्रेम उसको किसी जीतू जी को पकड़ के लाया है कि इन्होंने ये सब किया है, और उसने कहा कि मेरे को पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने वो हीरे के जेवर। अरे जब ज़रूरत थी तो तुमने हीरे बेचे क्यों नहीं? और अभी ये सब बातें राही नोटिस कर रही है, क्योंकि जब पराग सवाल कर रहा है और ये प्रेम जो भी सवाल कर रहा था, तो वो बार बार गौतम की तरफ देख रहा है। ये बात राही ने नोटिस कर ली है। पर अच्छा रहा कि उसने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि नहीं तो गौतम और माही दोनों अलर्ट हो जाते। और इसने गौतम ने बहुत चालाकी से अंश पर सारा इल्ज़ाम डालने की कोशिश तो की है, और लेकिन अभी सफल नहीं हो पाया और आगे होगा भी नहीं, क्योंकि अब राही और अंश मिलकर दोनों मिलकर इसको वो एक्सपोज ज़रूर करेंगे और करना भी चाहिए। क्योंकि अब इनकी हर चीज़ की अति होती चली जा रही है। अरे भाई, ये जो है सांप को कितना भी दूध पिला लो, कुछ भी कर लो उसके लिए, लेकिन अंत में वो डसता ही है। ये बात ना तो पराग कोठारी को समझ में आ रही है और ना ही वसुंधरा कोठारी को समझ में आ रही है कि इन दोनों सपोलों को क्यों पाल के रखा है। ये मेरी समझ के बाहर है। खैर जब ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं, टीना और अर्जुन, तो उनके वो जो दोस्त है नासिर, उन्होंने टांग अड़ा के उन दोनों को गिरा दिया है कि उनको तो अब, क्योंकि अब ये तो समझ में आ ही गया कि अभी ये चारों दोस्त आ गए हैं, तो मतलब 3 दोस्त और प्लस अनुपमा, और अनुपमा की जो है सिक्स्थ सेंस जो है वो बहुत कमाल की है। ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। खैर ये अब इनका है कि तुमने जो भी कुछ किया अब घर के अंदर किया है ना, लेकिन मैं तुम्हारा सारा पर्दाफाश और तुम्हारे को जो सजा मिलेगी वो अब मैं तुम्हें बाहर पूरे खुले आसमान के नीचे दूंगी। और जो तमाचा इन लोगों के गाल पे जो पहुंचते ही मारा है ना, वो तो मजेदार था। और बीजी के सारे गहने फिर छीन लिए हैं। और सच में ऐसे नालायक बच्चे अगर किसी को ना दे भगवान। और अनुपमा ने कहा, और जब ये सब बातें बीजी को याद आई हैं कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही नाकारा, नाशुक्रे, नाकाबिल जो भी अपने बच्चों को उसने वो करा था, वो बिल्कुल सही था। खैर मैं इसलिए इनकी सबकी रग रग अच्छे से जानती हूँ। पर असल में बीजी ममता की उसमें मोह में फंस गई थी। वो ना फंसती तो ये सब नहीं होता। इनको उसी वक्त घर से बाहर निकाल देते तो ये सब होता भी नहीं। और जो उसने वहां जाके कहा है
बाहर चौराहे पे ले जाके अगर सब लोग इनकी फ़ोटो वीडियो बनाओ और हर गली मोहल्ले में वो होनी चाहिए, वायरल होना चाहिए। अब दोनों के दोनों मुँह छुपाए, अब दोनों फिर अपने माँ-बाप से माफ़ी माँग रहे हैं। लेकिन आज रविंदर जी का कहना बिल्कुल सही था कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार-बार नहीं चढ़ती। और अब एक बार तो भरोसा करके देख लिया, अब दोबारा थोड़ी ना कोई भरोसा करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना कोई होता है कि मतलब एक बार गलती माफ़ कर दी, फिर वही गलती दोबारा करें, ऐसा थोड़ी ना करेंगे ये लोग। और जब रिकैप दिखाया गया है वहाँ पे वही दिवाकर अपनी फैमिली के साथ वो कर रहा है, अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। उधर पाखी क्या कह रही है कि नहीं दिवाकर तो आएगा। अ, हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। यहाँ पे अनुपमा, बापू जी और धीरज जी और नासिर जी सब बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि इसने हमारी बात क्यों नहीं सुनी, क्यों उसने अपने बेटे और बहू को माफ करके उसे मौका दिया, और हमने इतना कुछ किया, क्या फायदा हुआ हमारा यहाँ आने का। तब बापू जी कहते हैं क्यों फायदा नहीं हुआ, हम सब दोस्त एक दूसरे से मिले ना, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पे अनु को सपना आता है, बीजी कहती है हमें बचा ले अनुपुत्र। क्या अंगद ने छुपकर फोन किया था अनुपमा को, या फिर सपने की वजह से ही अनुपमा फिर से रविंदर अंकल के घर आई। और जिस तरीके से ये बेटे और बहू है, सच में कितने नालायक है। सिग्नेचर करवाने के लिए, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए उन्हें रात से भूखा प्यासा रखा गया, और ऊपर से अपने बाप का गला भी दबा रहा है। और जिस तरीके से आज उन्होंने जो थप्पड़ मारा है, सीधे कमरे में जाके गिरे। जब वो कमरा बंद कर रहे थे और जैसे ही टीना ने अनुपमा को देखा, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसे तो देवी ही दिखने लगी। सच में जिस तरीके से आज उसने कहा, और बाद में भी वो भाग रहे थे जब रविंदर जी और बीजू को बाहर लाया और पानी पिलाया, तब नासिर अंकल ने अपना पैर आगे करके दोनों को ही गिराया। और जिस तरीके ने अनुपमा ने कहा कि तुमने तो घर में इन पर अत्याचार किया, अब बाहर तुम लोगों की नीलामी होगी, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। और ठीक है, जो किया वो ठीक है, लेकिन जो कुछ तुम इन लोगों को सबक सिखा रही हो अनुपमा, दूसरों के लिए लड़ती हो, उनके बच्चों को सबक सिखाती हो, उन्हें जेल भेजती हो, तो यही बात तुम अपने खुद के बच्चों पर क्यों अप्लाई नहीं करती? क्यों उन्हें कोई सजा नहीं देती, हर बार क्यों माफ कर देती हो? इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, लेकिन कभी उन्हें सजा भी तो मिले, तब शायद जाकर वो लोग सुधरे। उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी सजा तो देनी चाहिए। और यहाँ पे सच में इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, जब पराग को पता है कि उनके घर में गौतम जैसा आदमी क्रिमिनल माइंडेड है, वो तो प्रेम, अंश और राही पर ही उंगली उठाएगा, और वो तो ज्यादा अंश का नाम ले रहा है, फिर भी तुमने विरोध तक नहीं किया। और ये पराग कोठारी एक बिजनेसमैन है ना, जब उसकी एंट्री हुई थी तो कितना उसका पावरफुल इंसान दिखाया था, आदमी दिखाया था। और तुम कैसे जौहरी हो, सच में तुम हीरा के जौहरी हो या कांच के, जिसे हीरा और कांच में फर्क समझ नहीं आ रहा है। गौतम इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है, फिर भी इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब उसका है। एक पल के लिए शक करते हैं, फिर से वही गलतियां दोहराते हैं। और ये जीतू, जिसने अपने ऊपर ये गुनाह कबूल किया, क्या इन लोगों को एक बात भी समझ में नहीं आई कि अगर इसने चोरी की, उसे पैसों की जरूरत थी, तो फिर उसने गहने बेचे क्यों नहीं? ये बात राही और अंश दोनों ने नोटिस की। और जब वो माफी मांग रहा था जीतू, तब राही ने देख लिया था, उसकी पूरी नजर गौतम के हाव भाव पर थी, और जिस तरीके से वो बोल भी रहा था, तो उसे पक्का यकीन हो रहा था कि ये काम गौतम का ही है। लेकिन फंसा उन्होंने जीतू जी को दिया है, क्योंकि गौतम का भी ये डायलॉग था ना, माही और गौतम दोनों कमरे में थे, कि पराग कोठारी जीतू के बेटे जो क्रिमिनल है उसको जेल से नहीं छुड़वाता, इसलिए मैंने छुड़वाया और जीतू के ऊपर जीतू को फंसा दिया। और उनको कहा कि जाओ और ये नकली जेवर रख के आओ, और हिडन कैमरा के सामने, मुझे पता था कि हिडन कैमरे वहां पे लगे हुए हैं, इसलिए मैंने उन्हें भेजा था कि इसने बलि का बकरा जीतू जी को बनाया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर।
और सच में राही अब अनुपमा की तरह सोचने लगी है। अंश और राही दोनों ही गौतम की चालाकियां समझ पा रहे हैं और ये कोठारी पूरे मूर्ख है, प्रेम भी मूर्ख है। अनिल भाई को भी समझ में नहीं आया कि अगर चोरी की तो उन्होंने जेवर बेचे क्यों नहीं जब पैसे की इतनी जरूरत थी। सच में पराग कोठारी मूर्ख है, इसीलिए तो गौतम आज तक इनके घर पर राज करते आया है। उसी की बेटी को उसी के घर में उसी के नाक के नीचे उसे टॉर्चर करता रहा और ये लोग सब अंधे बनकर बैठे रहे और उसकी सेवा करते रहे। ये पराग कोठारी हीरे का जौहरी नहीं है, कांच का जौहरी है, जिसे हीरा और कांच में फर्क करना अभी तक नहीं आया। कांच को हीरा समझने की गलती कर बैठा, फिर से मूर्ख बन गया। इतना भी मूर्ख कैसे बन सकता है पराग कोठारी, सब कुछ जानते हुए कि गौतम जैसा आदमी अपने घर में रखकर वो अंश पे उंगली उठा रहा है और वो कुछ बोल भी नहीं रहा है। लेकिन राही अब गौतम के ही तीर से उसी का शिकार करेगी, क्योंकि अब वो उसी तरह गौतम को धक्के मारकर बाहर निकालेगी जिस तरह अनुपमा ने निकाला था। देखते हैं राही और अंश क्या करते हैं। जल्दबाजी ना कर दे राही, इतनी सी ही फिक्र है। फराग ने तो मूर्खता में मिसाल कायम की है। और अगला नंबर दिवाकर का। देख लिया अनुपमा ने दिवाकर को उसकी पत्नी और बच्चे के साथ, और उसकी पत्नी से टकराई और जिस तरीके से अनुपमा स्माइल कर रही थी और उसे देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब तुम्हारा नंबर आ गया है। अब अनुपमा बहुत प्यार से और फुर्सत से दिवाकर की बैंड बजाएगी और ये बाकी इडियट इतनी दिवाकर के लिए अंडरस्टैंडिंग है उतनी अपनी मम्मी के लिए नहीं है। उसे गौतम और माही खुद को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि कोठारी मूर्ख बन सकते हैं, राही और अंश नहीं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये सारा कांड गौतम का किया है, क्योंकि उसे ही फायदा हो सकता है और किसे होगा। अब पराग खुद सबसे माफी मांगकर गहने लौटाएगा, असली वाले देगा। देखते हैं राही गौतम का पर्दाफाश कैसे करती है। और यहाँ बाकी जो पागल हो रही है ना, मेरी शादी होगी, इसके हाथ में मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि वो खुद शादीशुदा है और ये दूसरी बीवी बनने के लिए मरी जा रही है। बाय गाइस, गुड नाइट। संजना जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सीजन 2 के लिए अब तो रणविजय गया, उसका खैर नहीं, उस धक्के मार की वजह से और गलतियां करेगा, क्योंकि गुस्से में आपू को आपा खो देता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सोचता है किसी पर बदला लेने के, लेकिन वो खुद अपना गड्ढा खोदता है। दोनों करने की कोशिश करेगा, पर मुझे लगता है कि गौतम वो सीडी, वो जो विडन कैमरा जो भी है, उसे वीडियो वो देखेगा, उससे सब पता चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप कुछ चीज़ अब ढूंढने लग जाए, लेकिन किसी और से पता चल जाता है। उसी तरह ये गौतम भी कर रहा है। एंड रणविजय ज़रूर रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये औरत का हाथ नहीं है, क्योंकि छुरी या कुछ भी होता है, लेकिन ये रणविजय का है होगा। तो अननोन कॉल तो रणविजय ही है। तो जब तुलसी अपने आप पे आती है ना, तो अच्छों क्योंकि बैंड बजा देती है, और खाना जी उनके साथ ही रहते हैं। कोई कई बार क्या होता है, ये हमारे साथ ऐसे क्यों होता है, लेकिन बुराई में भी अच्छा ही हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्यों क्यों के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अभी तो रणविजय को पुलिस ने पकड़ लिया है और जो है उसको जेल में डाल दिया। लेकिन जो है वो तो कुछ ना कुछ अपनी तिकड़म लगा कर छूट ही जाएगा। पता नहीं कौन सी तिकड़म लगाता है। कि पहले तो अंगद ने छुड़ाया था, अब तो अंगद के पास कुछ बचा ही नहीं है।
और जो है अब तो जो है वैसे भी अंगद इससे शायद खार खाए बैठा हो, क्योंकि इसको सच तो पता चल ही गया होगा ना अब तक। और हो सकता है वृंदा ने भी बताया कि किस तरह से ये रणविजय उसको परेशान कर रहा था। वैसे भी ये अंगद को बुला के करेगा भी क्या, क्योंकि जो सारी उसके पास सेविंग्स थी वो तो सब उसके पहले भी जब इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था तभी इसके ऊपर खर्च कर आया था। तो अब इसके पास तो कुछ वैसे भी कुछ बचा नहीं है। आज जिस तरह से तुलसी ने माधवी को और गरिमा को समझाया है, एक बार को तो वो भी हिचकिचा रही थी कि वो इन बच्चों को समझाए कैसे, कि जब परी उसको खाना खिला रही है वो हालांकि इतना छोटा बच्चा है, सहम तो जाएगा ही। वो अपना उसका अपना फेवरेट खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रही है। अब परी को ये समझ नहीं आ पा रहा है कि वो गरिमा से ये बात कैसे पूछे। तो तब तक तुलसी वहाँ पर आई है और वो अपने परी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो कह रहे कि तो फिर जब उसने फिर माधवी को बुला कर कह रहे कि हम मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी फिर। लेकिन अब वो एक बार को तो वो भी हिचकिचा गई कि वो बच्चों को कैसे बोले। और जो है खैर उसने बहुत अच्छे तरीके से आज जो है तुलसी ने गरिमा और माधवी को समझाया है कि जो है गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। बिल्कुल सही, माँ बाप को ये शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए, खाली लड़कियों को नहीं लड़कों को भी देनी चाहिए ये शिक्षा। ये बात तो लड़कों को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना तो कुछ लोग जो है ना तो लड़कों को छोड़ते हैं और ना ही लड़कियों को छोड़ते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी। और जब फिर उसने बाद में गरिमा से पूछा है कि जो तुमको लेके गए थे और उन्होंने कहीं बैड टच किया, तो कह रहे उसने मना कर दिया है। कह रहे नहीं, उन्होंने बस मेरे पापा को देख कर आवाज़ लगाने वाली थी तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया था। और हम लोग तो ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये जो है रणविजय ने इसकी वो क्या कहते हैं नैना की बातचीत सुन ली होगी और वो करा होगा। और लेकिन अब ये जो रहस्य या जो राज जो है वो अब सामने खुलकर आ गया है कि ये सब गौतम को पता चला है, क्योंकि वहाँ पे उसने जो हिडन कैमरा लगा रखा था और उसमें वो 6 साल पहले की ये सारी बातें रिकॉर्ड हो गई होंगी। और जिस तरह से आज गौतम ये कह रहा है कि यहाँ कुछ तो पता चलेगा और कुछ बहुत बड़ा पता चलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा। और ये सब बातें अब जो है जब वहाँ जाके अपने उसमें उसने कहा कि ये इसकी सारी मुझे फुटेज भेजो और जितनी जल्दी हो सके सब भेजो। तो उसने कहा था ठीक है। अब ये जो है अपने क्योंकि अभी तक उसको भी शायद गुस्सा आ रहा होगा मिहिर पर, और कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। और जो है क्योंकि बाप जो है हमेशा अपने बच्चों के लिए आइडियल होता है। और जो है जब वहाँ पे पहुँचा है और सारी बातें उससे खोद-खोद के पूछ रहा है। और इधर जब ये मिहिर ने उसको परी को कहा है कि अब जो है इसकी गरिमा की कस्टडी रणविजय से छीनकर तुझे दे दी गई है। तो ये तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि उसका बच्चा अब उससे कभी दूर नहीं जाएगा। रणविजय उसको अब क्योंकि वैसे भी वो तो पिता होने के नाम पर कलंक है। क्योंकि जो दूसरों के का औरत का सम्मान नहीं कर सकता वो, और जो है अपने उसने बच्ची को कौन-सा वो कर लिया कि जो है कभी प्यार से गोद में बिठाया हो, कभी उसके सिर पे हाथ फेरा हो, कभी उसके साथ खेला हो, कभी कोई टाइम स्पेंड किया हो, कुछ तो करा हो। वो तो उसको ऐसे समझता है कि जैसे बस कोई बोझ उसके सिर पे लाके रख दिया गया हो। अरे अगर इतना ही था तो फिर भैया तुमने बच्चा पैदा ही क्यों किया था? मत करते। किसी ने तुम्हारे कान पे कनपट्टी पे बंदूक रखी थी क्या कि नहीं नहीं बच्चा पैदा करो? ऐसा नहीं होता है। अभी ये सब लोग बातें कर ही रहे हैं और ये मिहिर उससे कह रहा है ये कि जो है अब तेरी जिंदगी में रणविजय कभी वापस नहीं आएगा, ये है वो है। तो तब तक वहाँ पे रणविजय आ गया। वो कहावत है ना कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर।
वही कहावत रणविजय पर लागू हो गई। और उसने कहा कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं घर वापस आई। और जिस तरह से आज इसने मिहिर ने उसको धक्के दे के बाहर निकाला है और कह रहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर है, इस घर को अपना समझने की ये भूल मत करना। और उसके बाद ये कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को तो ले लूँ, कह रहा है अब उससे तुम्हारा दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हारे से उसकी कस्टडी छीन के अब गरी उसको परी को दे दी गई है, गरिमा के। और ये तो सुनते ही उसके सिर पर जो है ना आसमान टूट पड़ा। और पैरों तले ज़मीन तो खिसकनी ही थी, वो तो होना ही था। और अगर मैं अच्छा अपना सामान उसका रहा तेरा सामान तो हमने यहाँ लाकर निकाल के रखा हुआ है। और उसको जो जिस तरह से इतनी बेदर्दी से उसको घर से बाहर निकाल कर धक्का दिया है ना, वो बड़ा मज़ेदार था। और इसका मतलब यही है कि गोमज़ी ही जान पाएगा कि उस रात मिहिर और नोएना के बीच में अब कुछ नहीं हुआ था। और मिहिर बेकसूर है, इसको फंसाया गया है। और अब आगे देखते हैं। और वो कह रहे मैं बदला लूँगा और ये करूँगा। उधर नैना उससे कह रही है कि जो है अब जो है वो वहाँ पे तुलसी ये डिवोर्स के लिए मना ना कर दे। बाकी अब जो वो कह रहा है कि मैं खुद चला जाऊँगा, मैं मेरे से मैं मतलब जो भी उनको दोनों का डायलॉग था। वो कह रहा है अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, सच में जिस तरीके से कल तुलसी ने बच्ची को बैड टच और गुड टच के बारे में बताया, उससे पहले परी बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी का फेवरेट खाना बना था, लेकिन फिर भी वो कुछ खा नहीं रही थी। और वो अपनी बेटी से कैसे पूछे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो नहीं, क्योंकि ये जो बात होती है ना, इंसान को अंदर तक हिला देती है। वो माँ है और डर जायज है, क्योंकि आजकल के दरिंदे तो छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। और वो कैसे पूछे अपनी बेटी से, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि इसका फेवरेट फूड बना है लेकिन फिर भी ये खा नहीं रही है। लेकिन जो परेशानी तुलसी ने अपनी बेटी की समझी, वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। जिस तरीके से उसने माधवी को अपने पास बुलाया और गरु को भी अपने पास बिठाया और कहा कि आज मैं आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताऊंगी, तो उसने वो टच करके भी दिखाया, जैसे गालों को, जैसे हम पापा मम्मी चाचा चाची मामा मामी जो रहते हैं तो किस तरीके से हम प्यार करते हैं, वो टच। और बैड टच की उन्होंने कहीं आपको आपकी शेम वाली जगह पे तो नहीं छुआ ना, तो उसने नहीं कहा। जब पूरा उसने समझा दिया, तब उसने कहा, ये बात पूछी। उसके लिए भी मुश्किल था, तुलसी के लिए, लेकिन फिर भी जिस प्यार से और जिस समझदारी से उन्होंने उसने बच्चे को हैंडल किया है, वो काबिले तारीफ था। तब वो कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद करके मुझे गाड़ी में बिठा दिया। तो बच्चा भी अभी सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से भले उस आदमी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, जैसे गरु ने बताया मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन वो डर गई ना। उसका मुंह बंद करके उसको गाड़ी में बिठाना, अपने घर लेकर जाना, जब वो आवाज भी करना चाहती थी तो उसका मुंह दबाया था। हमारे सामने हमने खुद ने वो सीन में देखा था, मुंह पे हाथ रख दिया था और डांटा था थोड़ा सा। तो बच्चे भी थोड़े डर जाते हैं, और ये जो कुछ भी होता है उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन जिस तरीके से कल तुलसी ने समझाया, और जब ऋतिक ने गरु घर वापस आ गई क्योंकि उसने समझाया कि तुम घर जाओ, और सच में शोभा तुलसी की ही बेटी है और उसका दूसरा रूप ही है तुलसी का, क्योंकि जिस तरीके से उसने भी परी से कहा तुम घर चलो अब, तो वो मान गई घर जाने के लिए। और जब ऋतिक ने प्यार से गरु को गालों को टच किया, तब उसने कहा कि ये गुड टच है, मामा ने गुड टच किया। सच में वो जो समझाने वाला सीन था ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते, आंखों में पानी आ गया।
क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं। अभी का ही तो 2-3 महीने पहले का ही केस है ना। 3 साल की बच्ची के साथ एक आदमी, उसी के गांव के आदमी ने गुस्से में आकर उस बच्ची के साथ गलत किया, रेप किया और उसको मार भी डाला। फूल सी नाजुक सी बच्ची। तो डर लगता है। तो ये बहुत प्यारा और हाँ एकदम टची टॉपिक था। सच में उस टाइम रोना आ गया कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आए दिन टीवी में देखते हैं, लेकिन जब ऐसी बात बच्चों को समझानी हो तो हमें भी उस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है। और कल तो मजा आ गया जिस तरीके से रणवीर सॉरी मिहिर परी घर आई, उसके बाद सब खुश थे। तब कहा अब रणविजय कभी नहीं आएगा और अब पूरी तरह से घरों की कस्टडी परी को मिल गई, तो अब वो इस घर में नहीं आएगा। तभी आ गया रणविजय, आई एम बैक। और जिस तरीके से वो घर के अंदर जाना चाहता था कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, निकलो यहाँ से, तो कहते मैं अपनी बेटी को लेकर जा। तो तुमने पढ़ा नहीं? तो उसने वो कॉपी भी दे दी कि पूरी तरीके से कस्टडी, गरु की कस्टडी परी को मिल चुकी है और तुम यहाँ से निकलो। और वो तो एक तो छोरी ऊपर से सीना चोरी कर रहा है। तो जिस तरीके से मिहिर ने उससे उसके गिरेबान से पकड़कर जिस तरह के शांति निकेतन से बाहर फेंका ना, काबिले तारीफ था वो सीन। सच में मजा आ गया देखकर। अब देखते हैं इसकी बेल किसने करवाई, नोएना ही है क्या तो उसके पीछे। लेकिन मजा आ गया। ये कॉपी लो और निकलो यहाँ से, तो सबको देख लूंगा, सबसे बदला लूंगा। अरे पहले अपनी औकात तो सीख, पहले अपनी अक्कड़ ठीक कर। कितने केस तुम पर लग चुके हैं, बेल पर तुम बाहर आए हो। कुछ और करोगे तो पूरी जिंदगी के लिए ही जेल जाओगे। और जिस तरीके से कल गौतम जिस जगह गया उस आदमी के साथ, उसके आदमी से मिलने, और उसने सारे सबूत मांगे तो सारी कैसेट दी, और तभी उसकी नजर गई इलेक्ट्रिक बोर्ड पर। तो देखता है तुमने यहाँ हिडन कैमरा छुपाया, तो हाँ एक बार चोरी हो गई इसलिए मैंने छुपा के रखा था। और उसी के अंदर गौतम को मिलेगा उस रात का सबूत, नोएना और मिहिर वाला। इसीलिए तो वो चिट्ठी लिखता है ना अपने माँ बाप को, अपनी माँ को लिखी है पिता को, वो तो देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे अननोन नंबर से किसी ने नोएना को भी वो वीडियो भेजा है। तो अब देखते हैं भेजा किसने है। और नोएना उसका हाथ पकड़ रही थी, मीर का कमरे में लेके जाता है तो मैं चल रहा हूँ, दिख रहा है ना मेरे हाथ में लकड़ी है, मैं चल सकता हूँ खुद। जिस तरीके से मिहिर इस नोएना को झटकता है, उससे ढंग से बात नहीं करता, फिर भी ये मरी जा रही है उससे शादी करने। अरे जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो वो शादी क्यों करेगा? और दोस्ती के नाते भी क्यों रखना अपने घर में भाई? दोस्त है ना, दोस्त को क्या इतना तुमने हक दे दिया कि वो तुम्हारे घर पे हुक्म चला रही है, तुम्हारे बच्चों पर हुक्म चलाए? अब सच बाहर आकर ही रहेगा। अब वो गौतम तो लाएगा ही, लेकिन और भी कोई जानता है वो भी देखना पड़ेगा। बाय गाइस, गुड नाइट। हार्ट टचिंग, इमोशनल और प्यारा सीन, तुलसी का बच्चों को समझाना। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रहा भी रिश्ता क्या कहलाता के लिए विद्या अभी भी अरमान के लिए फिक्र हो रही है। वो क्या कर रही है अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा। ये सारा फजा जब तो विद्या मेहर है। हाँ ऑफ कोर्स अरमान की ज़्यादा गलती है क्योंकि वो पति निकला, उस पर विश्वास रखना चाहिए था अबीरा पर। अबीरा इतना कर रही है इंसानियत पर और उसको दोनों का एहसास है। और अपने मसले अगर बैठ से बात करें तो वो आसानी से सुलझा जा सकता है, लेकिन अरमान तो कभी पास नहीं आता है, वो सुनता नहीं है। ये तो रोना है। तो क्या विद्या आपको माफ कर पाएगा वो? और महक तो पीछे पड़ी है। मुझे ये समझ में नहीं अभी तक क्यों उसको वो क्या डिस्क नहीं, मतलब वो जो एविडेंस अभी तक नहीं मिला।
विद्या के कमरे में, या अभी तक वो देखती नहीं, या उसे बर्बाद कर दिया है? वो कुछ भी कर सकती है अरमान को बचाने के लिए। अरमान को ये बचाने के लिए उसको मौका मिला था, अबेरा को जो मिला वो, इसलिए वो भरपाई कर रही है। हाँ, आंटी रह के वो कर सकती थी, लेकिन उसको उसकी माँ की इच्छा की वो करना तो चाहे था, लेकिन वो सिलेंडर वहाँ था। अगर वो नहीं बचाती वानी तो मायरा बचती नहीं। पूरी बात तो सुन लेते। और जिस तरह उसने फेंका था, आज उसी इंसान के पास आ गया। उसका हाथ टूट गया था, या शोल्डर डिसलोकेशन, और वो उसको इंसान ने नाके उसको ठीक किया, सब किया, और फिर अपने काम में लग गई। वो अपने हक नहीं छोड़ेगी। उसको वो अपने हाथ लगा रहा है, वो मतलब वो आग में, वो अपने हाथ उसको जल जाएगा अगर वक्त रहे पर अपनी सुधारा नहीं तो। देखते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मायरा का वो उसने जान बचाई। उसको पता था कि विश्वास किया कि उसने गलती नहीं की, और उसके माँ बाप पर ऐसा है कि वो ये स्कूल भी निकल जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। हमेशा अच्छा कर्म अच्छा वापस ही आ जाता है, देर सवेर से ही। तो ये कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। सच में अरमान अभी भी अबीरा से नाराज ही है, और इतने दर्द में भी ना उसकी कोई मदद लेना चाहता है और ना ही उसे हाथ लगाने दे रहा है। और वो कौन सी तुम्हारे पास आई है? तुम खुद ही उसके पास गए हो, उसने तो तुम्हें बुलाया नहीं। और जो प्रीकेप में दिखाया, मिस विद्या को गुस्सा किस बात का है? तुम्हारा बेटा खुद वहां आया, गिरा, उसकी मदद की, और देख तो ऐसे रही है कि जैसे अभी का अभी हबीरा को कच्चा चबा जाएगी। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्रिश किस बात से डर रहा है, और आखिर है क्या मामला, क्या है? क्योंकि आज जिस तरीके से वो ब्लैंकेट में छुप कर बोल रहा था कि हीरे की खदान मुझे खुद ऑफर दे रहे, लेकिन मैं अभी भी उतना मजबूर हूं कि मुझे अरमान भाई के साथ ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुलामी ही करना चाहता है। लेकिन कोई तो बात जरूर है जो क्रिस छुपा रहा है, और वो भी सबसे छुपा रहा है। कुछ तो है, बहुत बड़ा राज, या फिर कोई तो बहुत बड़ा गेम खेल जरूर रहा है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो डर भी रहा है? जिस तरीके से आज मनोज चाचू के कहने पर उससे पहले उसने तानिया को कह दिया कि बाबू मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, मुझे अरमान भाई के साथ ही काम करना पड़ेगा। उससे पहले वो फोन पे बात कर रहा था कि आखिर बात क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या कह रहे हो तुम कि काम नहीं हो सकता? तो कोई तो बात है। और जिस तरीके से आज सब लोग खुशी से आए, तो उनकी खुशी को नजर लगाने के लिए विद्या जो है कह रही है आप सब लोग आके खुश हो, मेरा बेटा घर में नहीं आया। तो तुम्हारा बेटा खुद दारू पी के वहां पड़ा है, उसे घर आना ही नहीं है, तो तुम दूसरों को क्यों ब्लेम कर रही हो यार? और जिस तरीके से क्रिश को भी समझाने की बात करते हैं, मनोज को कहते हैं, तब वो मना कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त भी काजल और विद्या के बीच में कोई तो भी इशारा हुआ। आखिर काजल को भी तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि एक परिवार पूरी तरह उजड़ गया, और ये एक बेटी अपनी माँ से दूर हो गई, जो आज भी अपनी माँ के लिए तड़प रही है। और वो जो कुछ भी करे वो तड़प का ही उसका एक हिस्सा है। लेकिन उन्हें अब उस बेटी की परवाह तक नहीं है, उस बच्ची की भी परवाह नहीं है।
सच में जिस दिन ये बम फूटेगा ना कि विद्या ने क्या किया है, क्योंकि आसमान तो आज भी यही समझ रहा है कि कस्टडी पेपर अबीरा ने पहले भेजे, जबकि कस्टडी पेपर सबसे पहले अरमान तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरफ से अबीरा को दिए थे, और वो तो उस हालत में भी मिलने आई थी। चोट लगी हुई थी, हाथ पे में उसके बैंडेज था, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे आने नहीं दिया घर के अंदर। सच में किस जन्म का बदला ले रही है ये विद्या, खुद के बेटे से ही। अरे डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तुम तो डायन से भी गई गुजरी हो। कौन हो तुम? और आज सच में मुक्ति और मायरा वाला सीन बहुत बढ़िया था, जिस तरीके से मुक्ति उल्टी लटकती, सॉरी मायरा ऊपर से उल्टी लटकती है और उसे तो वो डर जाती है। तो बोलते हैं कि तुम इस तरह से उल्टी को सीधे होकर मुझसे बात करो। सच में बहुत मजा आता है, सच में अच्छा लगता है, वो ट्रैक देखने में मजा आती है, मायरा और मुक्ति वाला। यहाँ पे तो सिर्फ साजिश है और एटीट्यूड है, और यहाँ पे उसने खिचड़ी बनाई, तो खिचड़ी बनाने के टाइम पे वो दूधी काट रही है। वो गुस्सा किस पे निकाल रही है तो पता नहीं, अभी गुस्सा तो है ही वो। लेकिन जिस तरीके से अरमान भी देखता है कि 24 हाउस गैरेज चालू रहता है, तो तुम्हारी तरह तो ऐसा आराम में तो वो है ही नहीं बेचारी कि आराम से जिंदगी जिएगी। तुमने नर्क जो बना दी है, उसकी जिंदगी अभी और भी बनानी बाकी है ना, जो तुम वादा तो कर ही रहे हो कि और तुम्हारी जिंदगी में बद से बदतर बनाऊंगा। लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर को भी पैसे दिए और दवाई लाने के लिए भी पैसे दिए, और किस तरीके से अरमान लक्ष्मी को इस तरीके से फेंकता है, जिस तरीके से वो पैसे फेंक रहा है, अवीरा को दे रहा है कि ये तुम्हारे पैसे, तो उसे टिप के भी पैसे 100 रुपए ज्यादा नहीं चाहिए, जो उसका हक है वो लेकर रहेगी, और वो हक वो छोड़ेगी नहीं, लेकिन ज्यादा का उसे कुछ नहीं चाहिए। और ये गैरेज मेरा है, जैसे काका सुबह गाना गा रहे थे और अरमान की नींद खुल गई, अरमान को लगा कि वो उसके घर में है। सच में, और रात को जाने वाली थी विद्या 50 किलोमीटर दूर, और डॉक्टर ने तो पहले ही मना कर दिया था कि वो ऐसे शोल्डर में वो इतना दूर सफर भी नहीं कर सकता। अच्छा हुआ माधव जी लेके चले गए। माधव जी क्यों नहीं आए विद्या के साथ? उन्हें आना चाहिए था, कम से कम अभीरा से भी मिल लेते। और जिस तरीके से माहिरा ने मुक्ति के लिए पानी गर्म करके रखा, टॉवेल रखा, उसके मतलब पूरे कपड़े रेडी करके पूरा सब कुछ रेडी करके रखा, उसे लगा उसकी मम्मी आई, तब वो कहती है मैंने किया है। तो कहती है कि तुमने इसमें जवाल घोटा तो नहीं मिला दिया, पानी में खुजली वाला पाउडर तो नहीं डाल दिया। तो कहती है कि तुम्हें नहाना है तो नहाओ, मत नहाना है तो जाओ जाओ ठंडे पानी से नहा लो, और खाना भी मत खाना, मैं ही खा लूंगी, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तब वो नहाने भी जाती है और खा के भी देखती है, तो उसे अच्छा लगता है खाना भी, क्योंकि पहले तो मायरा ही खाती है, मत खाओ मैं ही खा लूंगी। लेकिन प्यारा सीन था दोनों। अब धीरे धीरे दोस्ती जरूर होंगी, क्योंकि अच्छे से बातें भी चल रही थी दोनों की। अच्छा सीन लगता है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है दोनों बच्चियों को देखकर और उनकी प्यारी नोकझोंक देखकर। देखते हैं कल विद्या क्या तमाशा करती है। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजे हैं। और बाकी तो सब लोग जो अभी भी नहीं भेज पा रहे, उनके लिए यही है कि आप लोग भेजिए जल्दी से जल्दी, और बनिए इस एचएस कम्युनिटी का हिस्सा और एंजॉय कीजिए अपनी ही आवाज को। तो थैंक यू सो मच, एंड बने रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू।